वीडियोस बना के भी एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को डाल सकती हूँ। उससे बेटर होगा आपका अगर प्रिपरेशन हो रहा है। कुछ बच्चे हैं जो लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन करते हैं, तो हर एक यूनिट वाइज मैं अगर डाल दूँ नोट्स एंड उसके साथ उसी यूनिट का पूरा वीडियो डाल दिया जाए तो आप लोगों को पढ़ने में ईजी होगा। आप चाहो तो उसको कट करके देख सकते हो, ठीक है। सो इतना में बेटर रहेगा। कल्चरल प्लूरलिज्म, अभी कल्चरल प्लूरलिज्म क्या होता है? कल्चरल प्लूरलिज्म इज डिफाइंड एज द सोशिएटल कंडीशन, एक सोसाइटी का कंडीशन है in which minority groups within a society can maintain their distinctive cultural identities, values, and practices provided that they are consistent with laws and values of wider society. बस इतना समझो कि एक सोसाइटी है, सोसाइटी में हायर क्लास लोअर क्लासेस हैं। अभी जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं एक सोसाइटी का, वो अपना डिस्टिंक्ट क्वालिटीज़ को मेंटेन करेगा। जो भी उसके वैल्यूज़ हैं, जो भी उसके रूल्स रेगुलेशन लॉज हैं, वो उसको मेंटेन करेगा इतने बड़े सोसाइटी में। आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कौन से माइनॉरिटीज़ ग्रुप है, कौन से हायर ग्रुप्स हैं। माइनॉरिटीज़ ग्रुप्स अपने वैल्यूज़ आइडेंटिटी के लिए पहचाने जाते हैं एवरी टाइम। सो ये होता है कल्चरल प्लूरलिज्म। जब हम सिंगुलर बोले तो सिंगुलर मतलब सिंगल पॉइंट पे देखा जाता है, प्लूरलिज्म मतलब इन टोटल पॉइंट में भी खुद को हाईलाइट करना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसी को बोलते हैं प्लूरलिज्म, ठीक है। पूरा ग्रुप है, ग्रुप के अंदर खुद को हाईलाइट करना, खुद को डिस्टिंग्विश करवाना कि मैं अलग हूँ, तो ये पॉइंट ही होता है प्लूरलिज्म। तो वैसे कल्चरल प्लूरलिज्म में अपने कल्चर को आप डिस्टिंग्विश करो, डिस्टिंक्टिव वे से प्रेजेंट करो एक बड़े वाइडर सोसाइटी में। दिस इज कॉल्ड कल्चरल प्लूरलिज्म, ठीक है। कल्चरल प्लूरलिज्म का आपने इंट्रो दे दिया, अभी कंसेप्ट में जाओगे। इन ए प्लूरलिस्ट कल्चर अभी समझाया जहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ कल्चर्स प्रेजेंट हो। सो ग्रुप्स नॉट ओनली को एग्जिस्ट साइड बाई साइड बट ऑल्सो कंसिडर क्वालिटीज ऑफ, 2 टाइम्स रिपीट हो गया, क्वालिटीज ऑफ अदर ग्रुप्स, ठीक है। कंसिडर क्वालिटीज ऑफ अदर ग्रुप्स एज ट्रेट्स वर्थ हैविंग इन द डोमिनेंट कल्चर। अगर मैं इजी और कर दूं, यहाँ पे पॉइंट क्या बोल रहा है वो समझो। एक प्लूरलिस्ट कल्चर में आप प्रेजेंट हो, ठीक है, एक प्लूरलिस्ट कल्चर में आप प्रेजेंट हैं। जो प्लूरलिस्ट कल्चर, सोच लो अभी हम लोग डिफरेंट एरिया से हैं और एक जगह पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक जगह पे पढ़ रहे हो मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे वेराइटीज ऑफ कल्चर्स के पर्सन प्रेजेंट है। इट इज कॉल्ड कल्चरल प्लूरलिस्ट। अभी उसी ग्रुप से क्या हम एक कल्चर को पूरा ही नेग्लेक्ट करते? नहीं, कल्चर एक साथ एग्जिस्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड कोएग्जिस्टेंस ऑफ वन कल्चर विद द अनदर। एंड इसमें हम ज़्यादा मायना किसको देते हैं या फिर ज़्यादा पॉइंट आउट किसको करते हैं? क्वालिटीज़, जो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ है, बट ऑल्सो कंसिडर क्वालिटीज़ ऑफ अदर ग्रुप्स एज ट्रेट्स। ट्रेट्स मतलब कैरेक्टर होता है, या फिर ट्रेट्स मतलब आप बोल सकते हो दैट इज एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टर्स को ट्रेट्स बोलते हैं। नाउ ट्रेट्स को ऐसा बोल सकते हो कि सोच लो कि एक साथ हम लोग कल्चर में ABCD ये चारों को मिला के एक सोसाइटी बना है, वाइडर सोसाइटी है। इनका अपना अपना कल्चर्स हैं, डिस्टिंग्विश क्या हुआ है, डिस्टिंक्टिव मैनर में खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपना अपना कल्चर प्रेजेंट है। अभी इनमें से एक ऐसा कल्चर भी रहेगा जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है एंड उसका हाईलाइट पॉइंट्स इतना वास्ट है कि अदर कल्चर्स वहाँ पे छुप जाते हैं। सो दैट कल्चर इज कॉल्ड डोमिनेंट कल्चर। जैसे घर पे होता है ना, घर पे सबसे ज़्यादा कौन दिखते हैं? जो बहुत ज़्यादा लॉज को फॉलो करते हैं, घर पे सब कुछ सही करते हैं या फिर आपको डांटते हैं, संभालते हैं, वो ज़्यादा नोटिसेबल पर्सन होते हैं। तो वैसा ही चीज़ है डोमिनेंट, वैसा ही है डोमिनेंट पर्सन। तो ये है डोमिनेंट कल्चर एंड ये कल्चर्स एक साथ ही चल रहा है बट कोई कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग वो डोमिनेंट बनता है। प्लूरलिस्टिक सोसाइटीज प्लेस स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन मेंबर्स। देखो अभी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, क्यों? यहाँ पे वेराइटीज़ ऑफ कल्चर्स हैं, ठीक है, वेराइटीज़ ऑफ कल्चर्स हैं, वो कल्चर्स एक साथ मिलके एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी बना रहे हैं। उनका स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है कि ए सोसाइटी बी सोसाइटी के साथ मिक्स हो जाएगा, बी सी के साथ मिक्स हो जाएगा, सी डी के साथ मिक्स हो जाएगा, मतलब ए बी सी डी एक साथ मिक्स होकर रहेंगे। रेदर देन कि इसमें और क्या कर सकते हैं कि हम रेदर देन एक्सपेक्टेशन ऑफ एसिमिलेशन। इंटीग्रेशन वर्ड का मतलब अलग है, एसिमिलेशन वर्ड का मतलब अलग है। अच्छा मुझे बता सकते हैं यहाँ पे कौन सा एसिमिलेशन है, इंटीग्रेशन है, मुझे बताना, ठीक है। A1 B1 C1 ये एक जगह प्रेजेंट है। A1 A से लिटिल बिट डिफर करता है, B1 B से लिटिल बिट डिफरेंट है,
C1 C से लिटिल बिट डिफरेंट है। ये सारे कल्चर्स एक साथ एक जगह प्रेजेंट हैं। A डोमिनेंट है, B डोमिनेंट है, C डोमिनेंट है, एक साथ काम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, एक जगह प्रेजेंट है। A1 को डोमिनेट कर दिया A, B1 को डोमिनेट कर दिया B एंड C1 को डोमिनेट कर दिया C। ठीक है, तो एक्सप्रेस कौन हो रहे हैं, A B C हो रहे हैं। तो इसको बोलते हैं एसिमिलेशन, एक जगह पे जोड़ देना। बट यहाँ पे मैं बोल रही हूँ A अपने आइडेंटिटी पे जिएगा, A1 अपना, B1 अपना आइडेंटिटी पे जिएगा, C1 अपने आइडेंटिटी पे जिएगा। मतलब सबका इंडिविजुअल डिस्टिंक्टिव सोसाइटीज़ हैं, कल्चर्स हैं, जो मिलके एक प्लुरलिस्टिक सोसाइटी बना रहे हैं। और उनका मेन पॉइंट ये है कि ईच कल्चर्स को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, सब जोड़ के एक बड़ा प्लुरलिस्टिक सोसाइटी बनेगा। यहाँ पे क्या हो गया, सब कुछ मिक्सअप हो गया। वो आप मिक्स करो, जैसे फ्रूट्स आप मिक्सअप करते हो ना, वो बनेगा। बट कुछ पर्सन हो कि नहीं मुझे इंडिविजुअल वे से प्लेट पे चाहिए, तो ये इंडिविजुअलिस्टिक है बट इंटीग्रेट होगा। जैसे एमएड एंड बीएड दोनों के कोर्सेस ऑलमोस्ट सेम है बट इंटीग्रेटेड है। सर्टिफिकेट जैसे पहले बीएड का मिलेगा फिर एमएड का मिलेगा, तो वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। वैसे ही यहाँ पे सारे कल्चर्स का इंपॉर्टेंस रहेगा। यहाँ पे जो डोमिनेंट कल्चर्स हैं वही इंपॉर्टेंट रहेंगे और सारे कल्चर्स यहाँ पे बस मिक्सअप हो जाएगा, एसिमिलेट होगा। ठीक है, cultural pluralism is one important phenomenon that create a particular safeguard facilities to individual entity by diversified races and groups। ये आपका सिंपल और पॉइंट बताती हूँ कि अगर आप एक कल्चर में प्रेजेंट है ना, तो कल्चर में हर एक इंडिविजुअल को हम एंटिटी पकड़ते हैं। सारे लोगों का अपना अपना वैल्यू होता है, कैपेसिटी होता है। हर एक पर्सन दूसरे पर्सन से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सो ये जो जाति बना, रेसेस और ग्रुप्स बने, ये ग्रुप्स पर्टिकुलर कुछ सेफगार्ड फैसिलिटीज़ के साथ ही चलेंगे। जैसे हमारे लिए नियम है ना कि हम वोट देंगे, हम लॉ मेकिंग करेंगे, हम अपना जो भी पार्टिसिपेंट है उनको चूज़ करेंगे जो हमारे लिए लड़ेंगे, तो हमारे पास कैपेसिटी है। वैसे ही चीज़ यहाँ पे मेंशन होगा। ठीक है, वैसे ही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि एक कल्चरल प्लुरलिज्म जो पॉइंट है, सोशल प्लुरलिज्म जो पॉइंट है, वहाँ पे हर एक कल्चर का पर्सन अपने सेफगार्ड फैसिलिटीज़ के साथ आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट, इन दिस वे डिफरेंट कल्चर्स एंड एग्जिस्टेड पैटर्न्स। देखो, जैसे आप बोलोगे, सोच लो ये एक रेड कलर का एंट है, चींटी है। ठीक है, रेड एंट के लिए मैंने आर लिखा, फिर ब्लैक एंट के लिए मैंने बी एंट लिखा। ठीक है, सो बताओ फटाफट, इनके कैरेक्टर्स आपको डिफरेंट लगते हैं? कभी देखा है इन लोगों के कैरेक्टर्स अलग होते हैं? मुझे बता सकते हो ब्लैक में 2 कैरेक्टर्स क्या है? बस ब्लैक का 2 कैरेक्टर बता दो। बोल सकते हैं क्या ब्लैक एंट्स में सारे ब्लैक एंट्स आपको बाइट करते हैं? यस और नो? नो। ब्लैक के जो बड़े वाले एंट्स हैं वो आपको बाइट करेंगे और बाकी सब नहीं करते। ठीक है, रेड के क्या है, सब बाइट करते हैं, ऑब्वियस है, सारे काटते हैं। ठीक है, सो ये मैंने एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिया। ठीक है, ये कल्चरल प्लुरलिज्म का मतलब ये नहीं है बस ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर ही हम देखेंगे। हम एक्चुअली यहाँ पे एंड जो भी मॉस्किटो बोलो, हाउसवाइफ बोलो, हर एक इंसेक्ट, एनिमल, बर्ड्स या फिर कोई भी इंडिविजुअल्स के ऊपर आप कल्चरल प्लुरलिज्म का एग्जाम्पल्स दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपका बुक है सोशियोलॉजी, तो हमें सोशल जो बिहेवियर है पर्सन्स का, इंडिविजुअल्स का या फिर कोई भी इंसेक्ट्स का, उसको समझना है। सो इन दिस वे डिफरेंट कल्चर्स एंड एग्जिस्टेड पैटर्न्स। अभी देखो, हम सब एक ही सोसाइटी में प्रेजेंट है, हमारा कल्चर बट डिफरेंट है। ठीक है, हम फॉलो अप भी डिफरेंट करते हैं, फॉलो अप जो डिफरेंट पॉइंट्स रहता है उसको भी अलग वे से करते हैं। कुछ पर्सन्स होंगे जिनका फेस्टिवल है क्रिसमस, बहुत बड़ा फेस्टिवल होगा। कुछ लोगों के लिए ये नॉर्मल एक फेस्टिवल है। कुछ के लिए दुर्गा पूजा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कुछ के लिए ओनली नवरात्रि माना जाता है। तो वेराइटीज़ भी रहता है, नवरात्रि अलग वे से मनाया जाता है और दुर्गा पूजा अलग वे से। वही 9 दिन है, वही सेलिब्रेशन है, बट अलग अलग सिस्टम पैटर्न्स होते हैं। सो हर एक कल्चर का अपना ही पैटर्न्स होता है। ये पैटर्न्स जब मूव करते हैं एक ही सोसाइटी में, कभी ओवरलैप नहीं होंगे, याद रखना। जस्ट लाइक द ट्रेन लाइन्स, ट्रेन के जो ट्रैक्स होते हैं ना, वैसे साइड बाय साइड रहेंगे बट ओवरलैपिंग नहीं होगा। विदाउट ओवरलैपिंग वन अनदर एंड ईच वन ऑफ देम प्रिजर्व द कल्चर ऑफ इट्स ओन। समझ आया? अपना अपना कल्चर्स को लेके ये आगे बढ़ेंगे, प्रिजर्व करके रखेंगे, प्रोटेक्ट करके रखेंगे। सेम तरीका है बट सिस्टम पैटर्न्स अलग होगा।
Cultural pluralism is the natural characteristics फीचर्स ऑफ एनी सोसाइटी. अगर मैं बोलूँ ना, कोई भी सोसाइटी में अगर इन करते हो तो सोसाइटी में पहले हमने दो पार्ट पढ़ा, जो कैरेक्टर था कल्चरल लैग. कल्चरल लैग में हमने मेंशन किया जो स्पिरिचुअलिस्टिक सोसाइटी है या मैटेरियलिस्टिक सोसाइटी है, वो दोनों डिफरेंट है. स्पिरिचुअलिस्टिक में कोई मैटेरियल्स इन्वॉल्व नहीं होंगे एंड मैटेरियलिस्टिक में कोई स्पिरिचुअल पॉइंट नहीं आता. सो उस गैप को हमने बोला था कल्चरल लैग. कल्चरल प्लूरलिज्म में हम बोल रहे हैं कि सोसाइटी में मेनी कल्चर्स इन्वॉल्व रहेंगे, मेनी कल्चर्स अपने पैटर्न्स के साथ साइड बाय साइड मूव करेंगे एंड विदाउट ओवरलैपिंग वो अपने कल्चर को अपने साथ ही प्रोटेक्ट करेंगे. ठीक है, दीज आर द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सोसाइटी. एक सोसाइटी का ये फीचर्स है, कोई भी सोसाइटी में आप जाओ. इट इज ऑल्सो ए सिंबल फॉर एन एनरिच्ड कल्चर, फैटर्निटी एंड पीस एग्जिस्टिंग इन एनी सोसाइटी. अगर मैं बोलूँ ना कि जैसे कास्टिज्म को लेके झगड़े लग जाते हैं, दंगे बन जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में हम आ जाते हैं, इश्यूज क्रिएट हो जाता है. बट सोचो वो कास्टिज्म को ना होके कल्चर के साथ और भी प्रॉब्लम करता तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाते. ठीक है, तो कल्चर ऑलवेज एनरिच्ड होता है, मतलब रिचनेस वहाँ पे रहेगा क्वालिटीज़ का, पीस वहाँ पे मेंटेन होगा, प्रिजर्वेशंस रहेंगे, सिंबल्स हैं ये एक क्वाइट पीस और एनी फ्रेटर्निटी वाले सोसाइटी का. द स्पीड, यहाँ पे हम अभी पॉइंट ऐड करते हैं कि स्प्रेड ऑफ कंटेंट होना चाहिए, मैंने स्पेलिंग ही रॉन्ग लिखा है, स्प्रेड होगा SPREAD. ठीक है, स्प्रेड ऑफ कंटेंट ऑफ द कल्चर इन ए पर्टिकुलर सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन जियोग्राफिकल एक्सटेंट. अभी आप बोलोगे कि मैं अपने कल्चर को स्प्रेड करूँगा, तो कैसे स्प्रेड करें, ये डिपेंड होता है कि एरिया कितना बड़ा है. तो जिसको वर्ड हम यहाँ पे यूज़ करें जियोग्राफिकल एक्सटेंट. जियोग्राफिकल एक्सटेंट में हम लोग क्या दिखाते हैं, एरिया कितना बड़ा है, तो उस एरिया में हम कल्चर को स्प्रेड कर सकते हैं. अभी कल्चर को मैं ना अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके उसको बता रही हूँ. अभी उससे कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो गए तो वो हमारे कल्चर को एक्सेप्ट कर लेंगे, कुछ नहीं हुए तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बस एंजॉय करेंगे. दस द कल्चर ऑफ ए स्पेसिफिक सोसाइटी, इसलिए बोला गया कोई भी एक स्पेसिफिक सोसाइटी का कल्चर फॉलोड बाय द पीपल who belong to the specific geographical area. देखो ऐसा माना जाता है कि सपोज आप चले जाओ बिहार, तो बिहार के लोग मैक्सिमम सेलिब्रेट करेंगे अपने फेस्टिवल्स को. ठीक है, बट ओडिशा में जो भी बिहार के लोग प्रेजेंट हैं वो भी सेलिब्रेट करेंगे अपने फेस्टिवल्स को. ओडिशा में उड़िया लोग ज़्यादा है तो वो अपना फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें, बट डिफरेंस देखो, अभी कुछ जगह पे नुआखाई सेलिब्रेशन हुआ और कुछ जगह पे दुर्गा पूजा के टाइम भी होगा. सो डिफरेंट है, पैटर्न्स डिफरेंट है एरिया वाइज. तो एरिया हम स्टेट वाइज पहले देखेंगे, फिर हम लोग डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देखेंगे एंड डिफरेंट जोन्स के अकॉर्डिंग, ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग भी देखा जाता है. तो जो जहाँ का पर्सन है, बिलोंग करता है वहाँ से, तो उसी स्पेसिफिक कल्चर को वो एक्सेप्ट करता है. एज पर हम बोल सकते हैं एज फार एज ईच सोसाइटी हैज इट्स ओन एंटिटी. हर एक सोसाइटी का अपना ही कुछ वैल्यू होता है एंड दैट value body is called entity, cultural entity, and had no contact with each other. आप बोलोगे कि ये कल्चर उस कल्चर से डिराइव होके आया है एंड दोनों सेम है. नहीं, सेम बिल्कुल नहीं होगा, ना ही ओवरलैप होगा. कल्चर अपने अकॉर्डिंग मॉनिज्म प्रोड्यूस करता है. मॉनिज्म क्या होता है, सिंगल पॉइंट पे रहना, स्टिक रहेगा, वो कोई अदर पॉइंट के साथ मिक्सअप नहीं करेगा, इसलिए इसको कल्चरल प्लूरलिज्म बोलते हैं. कल्चरल प्लूरलिज्म में अभी समझा एग्जाम्पल से, वो ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हो ABCD का कि डिफरेंट कल्चर्स एक साथ एक जगह एक ज्योग्राफिकल एक्सटेंट में प्रेजेंट है, बट दे कैन नॉट शेयर और दे कैन नॉट इंटीग्रेट देयर होल पॉइंट्स इनटू द अदर कल्चर. पूरा इंटीग्रेट नहीं करेगा, अपने एंटिटी को लेते हुए इंटीग्रेट करते हुए चलेगा, अस्तित्व को रखना ही है. बाकी पॉइंट्स में इसको हम क्या बोल सकते हैं कि कल्चर सिंगुलर कभी नहीं होता, कल्चर एक साथ रहता है एक ही वाइडर सोसाइटी में. सो ये कल्चरल प्लूरलिज्म है. अगर मैं ओवरव्यू देखो, नो कॉन्टैक्ट विथ अदर कल्चर, तो ये सिंगल कल्चर है. एंड लिव इन आइसोलेशन, मतलब आपको सिंपली एक जगह ही रखना पड़ेगा. मैं बोलूँगी मैं अपने कल्चर्स को दूसरे कल्चर के साथ इंटीग्रेट नहीं करूँगी, तो इसका मतलब ये है कि सिंगल कल्चर प्रेजेंट रहेगा आइसोलेटेड होके, और ये कल्चरल मॉनिज्म है, कल्चरल मॉनिज्म है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे आता है, अगर मैं सोसाइटी को एक्सपांडेड करती हूँ, सो डिफरेंट कल्चर एक्सटेंड इन ए एरिया, दैट इज कॉल्ड कल्चरल प्लूरलिज्म. बहुत सारे कल्चर्स एक साथ एक जगह से मूव करना स्टार्ट करेंगे, बट अपना एंटिटी को लेते हुए, दैट इज कॉल्ड कल्चरल प्लूरलिज्म.
इन इंडिया में इसका रोल क्या है देखना है। कल्चरल प्लूरलिज्म इन इंडिया, दैट मीन्स इंडियन कल्चर इज नॉट ए सिंगल कल्चर, ये पहले भी बोल दी, बट इट इज ए मिक्सचर ऑफ, और इसको बोलते हैं एडमिक्सचर। जब हम लोग एक साथ बोलते हैं तो एडमिक्सचर ऑफ डिफरेंट कल्चर, बहुत सारे कल्चर्स प्रेजेंट है। इन एंशियंट टाइम, अगर एंशियंट टाइम में देखते हैं, देयर वॉज ऑल्सो ए कल्चरल मॉनिज्म उस टाइम पे भी था, मतलब सिंगल कल्चर। बट ड्यूरिंग द इमर्जेंस ऑफ वेराइटीज ऑफ कंट्री, जैसे धीरे धीरे एक कंट्री से दूसरा कंट्री डिराइव होते गया, लोग बढ़ते गए, ज्योग्राफिकल ऑरिजिन और उसके पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होते होते सब कुछ चेंज हो गया, तो कल्चरल मॉनिज्म का जो कंसेप्ट था ये भी चेंज हो गया। कल्चरल मॉनिज्म का कंसेप्ट चेंज हो गया एंड चेंज इनटू कल्चरल प्लूरलिज्म। सो कल्चरल सिंगुलरिज्म यहाँ पे हम नहीं बोलेंगे, कल्चरल मॉनिज्म बोला जाता है, जहाँ पे सिंगल कल्चर इन्वॉल्व होते हैं। जब मोनो से हम लोग चले जाते हैं बहुत सारे में, तो प्लूरलिज्म आएगा। बिकॉज इंडिया इज नोन एज सब कंटिनेंट एंड हैविंग डिफरेंट पीपल विद द डिफरेंट कस्टम्स, ड्रेसिंग्स, डेली रूटीन्स एट्सेट्रा, दस देयर एग्जिस्टेड कल्चरल प्लूरलिज्म। सो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पर्सन्स हैं। इंडिया में देखो, कश्मीर में अलग टाइप के क्लॉथ्स हैं, तो पंजाब में अलग है, बिहार में अलग टाइप के साड़ी का मतलब पल्लू बांधा जाता है, तो बंगाल में अलग टाइप का है। अगर आप चले जाओ केरला के साइड में, तो केरला के साइड में लोग हमेशा मोस्ट ऑफ दी पर्सन्स क्या होते हैं, लंबे होते हैं वहाँ के, और बहुत ही स्ट्रांग होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट, ये बोला जाता है। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फूड स्टाइल्स हैं, हैबिट्स हैं, तो दिस आर द पॉइंट ऑफ कल्चरल प्लूरलिज्म इन इंडिया। बट नाउअडेज सम कल्चर्स आर इंक्रीजिंग टाइप्स, मतलब कुछ ऐसे भी कल्चर्स हैं ना जो ट्रेंडिंग में रहता है और ऑलवेज कुछ पॉइंट ऑफ व्यू को हाईलाइट करता है। समटाइम्स क्या होता है ना, सोसाइटी में कल्चरल इश्यूज क्रिएट होते हैं, कन्फ्लिक्ट आता है, एंड कल्चर्स को लेके ही आता है, रिलीजियन कल्चर्स को लेके आता है, एंड दिस इज कॉल्ड कल्चरल कन्फ्लिक्ट। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कल्चरल कन्फ्लिक्ट बोलेंगे। Ultimately, the cultural conflict leads to change the existence concept cultural pluralism to again cultural monism. अगर conflict ज़्यादा हो गया ना एक एरिया में, तो उस एरिया को हमें मैक्सिमम जो कल्चर के लोग वहाँ पे प्रेजेंट है उसके साथ अलग कर देना पड़ता है। जस्ट लाइक हिंदू मुस्लिम का बहुत ज़्यादा ही झगड़ा होता है तो अलग करना पड़ा। सो वैसे बहुत सारे जगह पे ये सिस्टम्स चल रहा है। उस इशू को अगर हम लोग एवॉइड करें तो कल्चरल प्लूरलिज्म ही हमारे पास रहेगा, मॉनिज्म नहीं आना चाहिए। ये पॉइंट है कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट का। अभी आगे देखो, कल्चरल प्लूरलिज्म एजुकेशन में क्या पॉइंट दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो मेंशन है ना उसी को ही मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको लिख के दिया है। ठीक है, पॉइंट वाइज एक पेज आएगा, लिख के दिया हुआ है कल्चरल प्लूरलिज्म एजुकेशन के साथ। So education has a pivotal role in a society where there is cultural pluralism. Pivotal means important role, plays an important role in society जहाँ पे cultural pluralism present है। Particularly school is a miniature society, पहले भी पढ़े हो agencies of socialization में ये point था। School एक miniature society है where the children belonging to different cultures get education. Different cultures के हम होते हुए भी एक ही जगह हम education ले पाते हैं। Hence it is the responsibility of the school, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल का कि कल्चरल प्रेजेंस रखना, कल्चर को मॉनिज्म से प्लूरलिज्म की तरफ लेके जाना। चिल्ड्रन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बहुत सारे कास्ट के लोग एक जगह प्रेजेंट रह सकते हैं, उसमें भेदभाव ना लाना। एंड व्हाइल डूइंग सो द स्कूल शुड गिव इट ए सेप ऑफ कल्चरल फेडरेशन। फेडरेशन में क्या होता है ना, हर एक कल्चर को आप सपोर्ट करोगे, हर एक कल्चर का आप रेस्पेक्ट करोगे, जस्ट लाइक हर एक कंट्री को हम सपोर्ट करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, वैसे ही। एंड इनकॉर्पोरेट द गुड फ्रॉम ऑल द कल्चर्स। अगर हमें कुछ जोड़ना ही है ना डिफरेंट कल्चर से, सो हमें एक कल्चर को माइनस नहीं करना है या डोमिनेट नहीं करना है, हमें उस कल्चर के जो जो अच्छे पॉइंट्स हैं उसको जोड़ते हुए एक नया कल्चर बनाना है, जहाँ पे हम हिंदू के कुछ कैरेक्टर जो बहुत बेस्ट है, मुस्लिम के, सिख के, ईसाई के, क्रिश्चियन के, सबको ऐड करके एक न्यू कल्चर बनाएंगे जिसको एजुकेशन के थ्रू बच्चों तक पहुँचाया जाएगा। अदरवाइज स्कूल हैज़ टू कंडक्ट एजुकेशनल प्रोग्राम्स। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, एजुकेशनल प्रोग्राम्स कंडक्ट करने पड़ेंगे, एक्टिविटीज़ कंडक्ट करने पड़ेंगे, जिसके बेसिस पे यानी कल्चरल फेस्ट करके बच्चों के अंदर ये कल्चर्स के बारे में मोटिवेशन लाना पड़ेगा या फिर बच्चों को अवेयर करना पड़ेगा। ठीक है, इतने में आपका कंप्लीट होता है कल्चरल प्लूरलिज्म। सो ये समझ आया, कल के क्लास में कंप्लीट हुआ था, एक साथ वीडियो दूंगी सोचा है, तो पूरा वीडियो एक साथ अपलोड हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चर एंड एजुकेशन जो बोला गया है, तो इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन, ये चीज़ हमने पढ़ा हुआ है।
देन नेक्स्ट में हम चलेंगे अब आगे, ठीक है। अगर बोलोगे मैम बुक से पढ़ना है तो बुक में भी मार्किंग करके दे दिया है 2.4 का, अदरवाइज देखना एक पीडीएफ होगा, उस पीडीएफ में गिवन था। सो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। इसे देखना क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन फ्रॉम बुक, मार्क पॉइंट 45 to 48 पेज, ये लिख सकते हो। उसके साथ ऐड कर सकते हो 2.5 का जो नोट्स मैंने दिया हुआ है। अदरवाइज इस बार पूरा सेपरेट मैंने नोट्स पीडीएफ दिया हुआ है, एक देखना येलो पीडीएफ होगा, उसमें मैंने पूरा इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन दे दिया है, ठीक है। जो बच्चे कल क्लास अटेंड नहीं किए थे उनके लिए बार बार बोल रही हूँ, जैसे आप लोग गड़बड़ ना करो, ठीक है। अभी देखो 2.5 का हमने कंटिन्यू किया है। 2.5 में है रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व कैसे करेंगे, ट्रांसमिट कैसे करेंगे एंड प्रमोशन कैसे करेंगे। इन प्रिजर्वेशन, ट्रांसमिशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर। तो कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन लिखना है, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर मेंशन करना है, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स थे। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर हमने स्टार्ट किया, देन रिवाइवल, स्टेप 2 प्रोटेक्ट इट, ठीक है। सम इंस्टीट्यूशन जैसे ललित कला एकेडमी है, संगीत नाटक एकेडमी है, देन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके कल्चर्स को प्रोटेक्ट करने में, ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। उसके साथ जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं यहाँ से लिए गए हैं, जो मार्क पॉइंट्स हैं। CCRT सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग, जितना मार्क किया गया उतना ही लिखिए, कोई एड्रेस लिखना नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। देन पॉलिसी इम्प्लीकेशंस, क्या क्या उसके पॉलिसी से फर्स्ट सेकंड थर्ड करके मेंशन है, तो हम टोटल यहाँ पे पॉलिसी लिखेंगे 9 पॉलिसीज हैं, 9 से आप 7 लिखना, ठीक है, ज़्यादा नहीं चाहिए, 7 इज एनफ। बस यहाँ पे आपको एंड करना है। ये है आपका 2.5 का पॉइंट्स। पहला पॉइंट्स देखना, हेडिंग्स देखना, उसके बाद ही लिखो। जो लेंथी लग रहा है तो बार बार बोल दूँ, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, एक है प्रिजर्वेशन, एक है ट्रांसमिशन, एक है प्रोमोशन, शॉर्ट क्वेश्चन के बेसिस पे। अगर लॉन्ग देखोगे तो एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है। बोलोगे मैम कि इसमें हम स्टार्ट कैसे करें, अगर ये लॉन्ग में आए तो। लॉन्ग में आए तो मैं पहले ही दिन बोली थी जब यूनिट 2 स्टार्ट हुआ कि कल्चर का जो भी इंट्रोडक्शन है, मीनिंग है, डेफिनेशन है, वो पूरे यूनिट के लिए काम आएगा। तो पूरे यूनिट के लिए आप वो दे सकते हो स्टार्टिंग में। आफ्टर दैट जो है आपका यहाँ पे आंसर मैंने मेंशन किया है बुक से ही, उसे लिखना है। चलो, सो कल्चरल एम्स ऑफ एजुकेशन, क्या है कल्चरल एम्स ऑफ एजुकेशन ना। कल्चरल एम्स ऑफ एजुकेशन आर कंजर्व्ड विद द इंडिविजुअल बिलीव्स, सोशल वैल्यूज, ट्रेडिशंस, स्किल्स एक्सेट्रा। डिटेल एक्सप्लेनेशन गिवन बिलो। तो आप बोलोगे मैम ऐसे स्टेटमेंट दे सकते हैं, यस दे सकते हो। डिटेल एक्सप्लेनेशन गिवन बिलो ये भी लिख सकते हैं। कभी कभी आपका प्रेजेंटेशन आर्टिकल बेस्ड भी होना चाहिए, या फिर जर्नल्स जैसे लिखे जाते हैं ना, उस स्टाइल में भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंटेशन का मार्क्स बहुत अच्छा आता है, ठीक है। सो कल्चरल एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है ना, हम आर कंजर्व्ड विद इंडिविजुअल बिलीव्स। पता है हमारा कल्चर हमारे साथ ही प्रोटेक्ट हो रहा है, हमारे साथ ही आगे बढ़ रहा है। अभी पढ़ा है इतना कल्चरल लैग, कल पढ़ा था कल्चरल प्लुरलिज्म, आज पढ़े हो। तो इससे क्या समझते हो कि इंडिविजुअल जिंदा है, डेथ नहीं हुआ है उसका, दैट मीन्स कल्चर उसके साथ प्रोटेक्टेड है। उसका बिलीव, उसका स्किल, उसका वे ऑफ टॉकिंग, थिंकिंग, एक होता है ना संभालने का कैपेसिटी। मतलब आप कहीं पे एक साथ गए हो एंड वहाँ पे आपने पूरे होल कंडीशंस को संभाला रखा है, ठीक है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कल्चर। बोलते हैं ना यू आर वेरी मच important person or cultured person, important cultured person. Cultured persons means your behavior is very polite, and throughout the condition or throughout the situation you are not very nervous, you protect yourself, you protect your behavior, you maintain all harmonious development, and total आपका जो लॉगरिथम होगा वो अच्छे से चलेगा। अभी बोलोगे मैम लॉगरिथम इन केस ऑफ कल्चर कैसे होता है। लॉगरिथम इन केस ऑफ कल्चर एस सेप्ट का होता है, ठीक है। अगर मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का एक बनाती हूँ ग्राफ एक्स एंड वाई, तो ऑलवेज याद रखना लॉगरिथम इन केस ऑफ कल्चर भी एस सेप्ट का होता है, एस अल्फाबेट एस सेप्ट का होता है। इसको सिग्मॉइड कट बोलते हैं, SIGMOID, सिग्मॉइड कट। एंड ये सिग्मॉइड कर्व होता है जहाँ पे हम पहले स्टेज में थोड़ा सा अप हो रहे हैं, लैग लॉक स्टेशनरी फेज होता है। मतलब जब हमने कल्चर्स को लर्न किया तो बहुत ही हम एक्टिव रहने लगे, सो दैट इज द एक्टिव फेज। अभी देखो कुछ टाइम आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा जैसे लग रहा है ना एक रेस्ट फेज में चल रहे हैं, या फिर वहाँ पे ग्रोथ बहुत फ्रीक्वेंट होकर फिर स्लो हो गया है, सो दैट इज द लॉग। ये लैग फेज था। एंड उसके ऊपर जो है जहाँ पे जाके आप एक सीधी लाइन में चल रहे हो तो स्टेशनरी।
तो ये कल्चर्स का पॉइंट रहता है कि एक पर्सन कल्चर्स को एक्सेप्ट करता है तो कैसा होता है, जस्ट लाइक और एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके हिसाब से देती हूँ. सपोज यू आर एक्साइटेड फॉर समथिंग, some events happened in the nearby time period, and you think that this event is very important for you, and you are very excited for this. ठीक है, आप बहुत ज़्यादा excited हो, but somehow this excitement is धीरे धीरे क्या होता है, slowly disintegrate into the van. मतलब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा. क्यों? जितना आप पास जाओगे उस दिन का, आपका एक्साइटमेंट बहुत ही टॉप लेवल में रहेगा. जैसे जैसे वो प्रोग्राम्स एंड होने वाला है, आपका एक्साइटमेंट जीरो में आ गया. सो दैट इज द पॉइंट कि कल्चर को जब एक्सेप्ट करते हो, पहले कल्चर बहुत हाईएस्ट ग्रोथ में रहता है, आपके बिलीफ के साथ, स्ट्रांगली आपके सोशल एक्टिविटीज के साथ, ट्रेडिशन के साथ. इफ यू डिडंट प्रोटेक्ट द कल्चर और प्रिजर्व द कल्चर, धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा. सो यही पॉइंट समझ जाने के लिए ये डायग्राम ग्राफ बनाया गया, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो. प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर क्या है, अभी प्रोटेक्ट करना है कल्चर को. ठीक है, एजुकेशन इज द ओनली सोर्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, कल्चरल चेंज, एनी टाइप ऑफ चेंज, एनी टाइप ऑफ लॉगरिथम फेज, कुछ भी हो, आप अगर कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते हो ना, तो वो एजुकेशन ही है जिसके थ्रू हो सकता है. जस्ट लाइक वी लर्न मेनी थिंग ऑफ सोसाइटी, मेनी थिंग ऑफ हिस्ट्री इन द हिस्ट्री बुक, just like many archaeological evidences also mentioned in the book, so that we can read it properly and know about our freedom fighters and their sacrifices and many wars. तो उसके बारे में भी हमें पता चलता है. Somehow when we move to different areas, just like we move to Puri, Konark or any other tourist places, we love to see the archaeological activities, just like क्यों बना है, क्या हुआ है, क्या हिस्ट्री है, that's the culture, वही कल्चर है. तो हम वहाँ से भी एजुकेशन ले रहे हैं. एंड जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जितना भी आप कहीं पे ढूंढने जाते हो, सर्च करते हो, देखते हो, घूमते हो, वो सारे एजुकेशन का ही पार्ट है. सो एजुकेशन इज द ओनली सोर्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल चेंज, प्रिजर्वेशन ऑफ नेशनल वैल्यूज. हम नेशनल वैल्यूज को भी प्रोटेक्ट करें, आदर्शवादी जो नीति है, आइडियल्स, उसको भी प्रोटेक्ट करें. डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स आर ऑल्सो हैपेंड, वो भी कर रहे हैं. ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, किसी भी चीज़ को देख के सीखना. एंड कल्चरल हेरिटेज, जो हेरिटेज का अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, अब उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे सकते हो. कल्चरल प्रिजर्वेशन लीड्स टू प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल एक्सपीरियंसेस. एक्चुअली कल्चर कोई वस्तु है क्या? मुझे एक पॉइंट बताओ, कल्चर कोई एक इंसान है क्या, या कोई इवेंट्स, या कोई ऐसा गिफ्ट है क्या कल्चर? नो. कल्चर एक क्या बोल सकते हो ना, कल्चर एक बस एक्सपीरियंस है, बिलीफ है. मैं बिलीव करता हूँ, वो पर्सन ऐसा नहीं करेगा, दैट इज़ द कल्चरल पॉइंट. आप उस पर्सन को बहुत ही सिस्टमैटिक वे से जानते हो, तो वो गलत कर ही नहीं सकता. ठीक है. सो कल्चर कोई पर्सन नहीं है, कल्चर कोई इवेंट नहीं है. हम उसको इवेंट वाइज सेलिब्रेट करते हैं ताकि रिमेंबर कर सकें. सो कल्चर प्रिजर्वेशन लीड्स टू द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल एक्सपीरियंस. अगर कल्चर को प्रिजर्व करना है तो आपका कल्चरल जो एक्सपीरियंस है उसको प्रिजर्व करो. एजुकेशन है उसको प्रिजर्व करो, जो कि एकमात्र रास्ता है. इट इज़ द ओनली वे टू प्रिजर्व द कल्चर एंड वेरी स्मूथली ये देन मूव कर सकता है. ठीक है. एजुकेशन चेंज द ह्यूमन लाइफ स्टाइल, बहुत सिंपल वे से दिया है, और इसे सिंपल नहीं करोगे तो भी चलेगा. एजुकेशन चेंज द ह्यूमन लाइफ स्टाइल. एवरी टाइम यू नोटिस दैट, आप जब ना बच्चे थे, क्लास 10th 12th में थे, आपका ना ड्रेसिंग सेंस कुछ अलग ही था. नाउ इट इज़ योर ड्रेसिंग स्टाइल इज़ टोटली डिफरेंट. आप बहुत ज़्यादा अभी मेंटेन करते हो खुद को, आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया. क्यों? आप जितना आप समझ रहे हो कि हम सोसाइटी से देखते हुए सीख रहे हैं, वो जो देख रहे हो, सीख रहे हो, वही एजुकेशन है, वही कल्चर है. ठीक है. मोड ऑफ अप्रोचिंग, देखो एक ऐसा चीज़ होता है ना, सडनली आपके पास आता है और आपके अंदर आ जाता है, एंड आप उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड अप्रोचिंग पॉइंट. वो अप्रोचिंग पॉइंट है जो कि आपके थिंकिंग को, मेंटालिटी को चेंज कर देता है. एंड गोल्स ऑफ द लाइफ, आपके लाइफ के गोल्स को भी एजुकेशन चेंज कर सकता है. एजुकेशन शुड प्रिपेयर us and make us fit with the changing demand of the society. इसको क्या बोलते हैं पता है? जब सोसाइटी चेंज होता है, अर्थ चेंज होता है. अगर मैं अर्थ के बेसिस पे बोलूँ, धीरे धीरे देखो, एक एक डिजीज आ रहा है, एक एक डिजीज खत्म हो जा रहा है. देन एक एक डिके आ रहा है, सॉरी डिकेड्स आ रहा है, और वो एक एक डिकेड भी खत्म हो जा रहा है. हमारा टाइम पीरियड, हम कुछ करेंगे, बनेंगे, वो भी खत्म हो रहा है. दैट मीन्स यहाँ पे एक ही पॉइंट है कि हर एक चीज़ मूवेबल है, एंड उस मूवेबल थिंग को पकड़ना और उसको मतलब जीना, एक्सपीरियंस करने के लिए तुमको भी बदलना पड़ेगा. यू हैव टू चेंज ए लॉट. ठीक है. यू हैव टू चेंज ए लॉट.
सो ये चेंज जो है डिमांड ऑफ सोसाइटी है, सोसाइटी की डिमांड के अकॉर्डिंग अगर आप खुद को एजुकेशन के थ्रू प्रिपेयर करते हो एंड फिट हो पाते हो, दैट्स द बेस्ट पॉइंट। ठीक है, एजुकेशन इज एक्टिव स्टेट ऑफ एवरीथिंग। एजुकेशन एक एक्टिव स्टेट है, मैंने बोला ना एजुकेशन कभी साइलेंट नहीं होता। एजुकेशन कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि वो ऑलवेज आपके पास आके पोकिंग करेगा, ऐसा भी नहीं है। एजुकेशन अपने ही मोड पे एक्टिव रहता है, जो पर्सन उससे इन्फ्लुएंस होते हैं वो उसको और लेना चाहते हैं। इट प्रोवाइड्स नेशनल यूनिटी डिजायर। आपके अंदर कौन सा यूनिटी डिजायर लेके आ रहा है? नेशनल यूनिटी डिजायर, कि पूरे नेशन को हम एकत्रित करेंगे एक साथ, उस डिजायर को लेना है। प्रमोशन ऑफ सिविलाइजेशनल हेरिटेज, जो भी हमारे संपत्ति है, हेरिटेज है, सिविलाइज्ड करना और मॉडिफाई करके आगे लेके जाना है। प्रमोशन ऑफ सोशियो कल्चरल वैल्यूज, प्रमोशन ऑफ इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स, जो फैक्टर्स आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कोई चीज़ करने के लिए। कल्चरल मोबिलिटी, कल्चरल हार्मोनाइजेशन, promotion of righteous element to change, कल्चरल पेसिविज्म, कल्चर अपने अंदर साइलेंट भी रहता है, पेसिव होकर रहता है, बट जब हम उसको सीख जाते हैं इनएक्टिव से एक्टिव स्टेट को ले आते हैं। एंड प्रमोशन ऑफ न्यू चेंज, न्यू चेंज भी हो रहा है डे बाय डे, दैट इज कॉल्ड वन काइंड ऑफ शिफ्टिंग, मूविंग। So it refers to the shift of cultural values from one generation to next generation, and it's our fundamental duty also. ये हमारा fundamental duty भी है। For this, education is the only way to shift all these. देखो, जैसे हमें एक जगह से दूसरे जगह को ट्रांसफर होना है तो we need a vehicle, कोई एक व्हीकल चाहिए, गाड़ी चाहिए जिसके थ्रू हम ट्रांसफर कर सके हमारे सामान को। ठीक है, वैसे ही एजुकेशन एक व्हीकल है जो फर्स्ट यूनिट से ही पढ़ रहे हो, एंड उसके थ्रू हम कल्चर को, जितने भी कल्चर के एलिमेंट्स हैं, पॉइंट्स हैं, उसको ट्रांसफर करेंगे। जस्ट लाइक नॉर्म्स, रूल्स, स्टैंडर्ड्स, रेगुलेशंस, ड्रेस, पॉलिटिकल व्यूज, और जस्ट लाइक द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए जो हम लोग सपोर्ट करते हैं, जैसे डिग्निटी ऑफ लेबर रहता है, मतलब अपने वर्क के अकॉर्डिंग रिस्पेक्ट मिलना। सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ रिसेंट लेबर सेविंग डिवाइसेस। सो ये सारे पॉइंट्स को हम एजुकेशन के थ्रू लेके जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिवाइवल। अभी ना, रिवाइव करना मतलब कल्चर को बचाना है, प्रोमोट करना है। ठीक है, सारे पॉइंट्स एक जैसे हैं, याद रखो, बार बार बोल रही हूँ। इंट्रो चेंज करके कोई भी एक पॉइंट को अच्छे से एलैबोरेट कर दो तो आपका आंसर बन जाएगा शॉर्ट के लिए। रिवाइवल क्या होता है, मैं बोलती हूँ ना, जस्ट लाइक सोच लो कि मेरा बहुत तबीयत सीरियस है एंड मैं मेडिसिन ले रही हूँ। मेडिसिन क्यों ले रही हूँ? ठीक होने के लिए। सो मैं पूरा डाउन थी और 2-3 दिन के मेडिसिन रेस्ट के बाद धीरे 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 अगेन मैं करेक्ट हो रही हूँ। दिस टोटल प्रोसेस इज कॉल्ड रिवाइव। रिवाइव मतलब कोई डाउन चीज़ों को या फिर ख़राब चीज़ों को अगेन इनएक्टिव से एक्टिव मोड पे ले आना, उसको रीग्रोथ करवाना, उसको मतलब और भी ज़्यादा सपोर्ट करना या फिर उसको हेल्प करना प्रमोट करने के लिए। सो इट इज़ अल्टीमेट पार्ट ऑफ एजुकेशन, एंड इसका मेन काम है रिवाइव करना आइडेंटिटी ऑफ कल्चर को, जो कल्चर धीरे धीरे खत्म हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करना। इट लीड्स ग्रोथ ऑफ कल्चरल हेरिटेज को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। दैट मीन्स एजुकेशन टेक्स नेसेसरी स्टेप टू पेव द वे टू द रिवाइवल ऑफ द कल्चर। अगर मैं बोलूँ कि पेव का मतलब क्या है, पेव मतलब अगेन खड़ा करना और चालू कर देना। ठीक है, इट टेल्स दैट द स्टूडेंट that cultural heritage is a sign of prestige of a nation. ऑब्वियस है, जितने भी कल्चरल हेरिटेज होते हैं ना, उसको अगर हम प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब 100 साल, 200 साल, 500 साल, दैट मीन्स हम अपने कल्चर्स के साथ साथ अपने हेरिटेज को और ज़्यादा अच्छा बना रहे हैं। और ये नेशन का क्या कर रहा है? नेशन के लिए एक प्रेस्टिजियस साइन है, सिंबल है। बिकॉज ए नेशन लूजेस इट्स आइडेंटिटी इन द एब्सेंस ऑफ कल्चरल हेरिटेज। अगर एक नेशन में ना कोई हेरिटेज प्रेजेंट नहीं है तो वो अपना जो डिग्निटी है, रेस्पेक्ट है, जो साइन है, प्रेस्टीज है, उसको धीरे धीरे खो देता है। स्टेप्स टू प्रोटेक्ट इट, क्या करें? द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो कल्चरल मिनिस्ट्री है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड ऑर्गेनाइजेशन जैसे होते हैं वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल और वाइटल रोल इन द प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। जस्ट लाइक आर्ट एग्जीबिशंस होते हैं, कल्चरल फेस्ट होता है। अभी एजुकेशन सिस्टम में भी, स्कूल्स में भी डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स भी कंडक्ट किए जाते हैं। यही सारा पॉइंट है। ओवर द ईयर, cultural and state government of India have set up many regional and national academics। ठीक है, मैंने वैसे ही आपका नाम बोला,
कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स कंडक्ट किया जाता है स्कूल में, कॉलेजेस में, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स भी होता है जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स के थ्रू प्रमोट किया जाता है, कल्चर्स को सपोर्ट किया जाता है। एंड वैसे ही मतलब रीजनल लेवल्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल लेवल्स में भी क्या करता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंसीज के थ्रू एकेडमिक्स मतलब एकेडमी ओपन करता है। तो एकेडमिक्स डजंट मीन ओनली एजुकेशन बट ऑल्सो जस्ट लाइक द शांति निकेतन, ठीक है। और भी डांस के लिए बहुत सारे मतलब प्रोग्राम्स होते हैं, मंचस्थ किया जाता है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एकेडमी ऑल्सो प्रेजेंट है जो कि म्यूजिक, ड्रामा, डांस को लेके आगे लेके जाता है सारी चीज़ों को। सब इंस्टीट्यूशंस नेम जैसे ललित कला एकेडमी है, छोटा छोटा करके लिखना, बहुत बड़ा भाष लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। नेशनल एजेंसी, ये एक नेशनल एजेंसी है सेट बाय फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इसको किसने पहले किया था ना, सेट बाय द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। एंड फॉर द प्रमोशन, क्यों किया था, रीज़न इज़ दैट प्रमोशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड आर्ट फॉर्म्स, जितने भी आर्ट फॉर्म्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कल्चर को आगे लेके जाने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ द संगीत नाटक एकेडमी। बोलोगे मैम एकेडमी का स्पेलिंग अलग है? नहीं, एकेडमी जब इंग्लिश से हम लिखते हैं, मतलब हिंदी से इंग्लिश में लिखते हैं तो एकेडमी वर्ड AKADEMI होता है, ठीक है। नाटक एकेडमी लिखा गया है, संगीत नाटक एकेडमी, जिसको एक्चुअली एकेडमी ना बोल के एकादमी बोला जाता है, एकादमी हिंदी के अकॉर्डिंग, तो उस अकॉर्डिंग स्पेलिंग यहाँ पे अलग है। राइट सेम विद द एबव, मतलब यहाँ पे ये लाइन मत लिख देना गलती से ये लाइन नहीं लिखना है, ये ही लिखना है। इट इज़ ऑल्सो ए नेशनल एजेंसी सेट बाय प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, एंड फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड आर्ट फॉर्म्स। कौन सी ईयर में हुआ था? एस्टैब्लिश्ड 1953, मतलब ऊपर के जितने पॉइंट्स है सब सेम रहेगा, बस एस्टैब्लिश्ड 1953 में हुआ था। नेक्स्ट नंबर 3 में मेंशन है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सेटअप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फॉर रिसर्च वर्क। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ना भुवनेश्वर में भी एक जगह पे होता है। भुवनेश्वर का एक जैसे म्यूज़ियम है, एंड म्यूज़ियम में आर्कियोलॉजिस्ट जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे वो प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क को लेके, जस्ट लाइक बोन को क्लियर करना या फिर स्टोन्स को देख के उसका एज डिटरमाइन करना, एनिमल्स के दांत हो गए या फिर ईयर पोर्शन हो गया, जो बोन्स हैं उसके ऊपर जो मिनरलाइजेशन होता है उससे अज्यूम करना कि ये कितना पुराना है, यही सब हमारे कल्चर्स हैं, तो उसके ऊपर रिसर्च करना ये सब होता है। एंड कल्चर मिनिस्ट्री ने ही इसको भी डेवलप किया है रिसर्च वर्क के लिए, एंड विच इज़ एक्टिव फॉर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। अभी पेज में आपको ऐड करना है सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग, CCRT, शॉर्टकट दे रही हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं। द CCRT ऑर्गेनाइजेस ए नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ये ओपन करता है, दैट प्रोपेगेट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनहेरेंट ब्यूटी, मतलब ब्यूटी को ट्रांसफर करना है। कौन सा ब्यूटी? कल्चरल ब्यूटी। एस्थेटिक आर्ट्स, जो आर्ट्स में, मैथ्स में, जो मतलब प्रोग्राम्स में आप लोग बहुत ज़्यादा मेकअप करते हो या फिर बहुत ज़्यादा सस्ते धसते हो, एक्चुअल में नेचुरल थिंग्स को लेके ही करना चाहिए, जैसे कि कल्चर्स को हम आगे लेके जा सकें, ठीक है। इनहेरेंट बोला गया है, जिसका मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ कल्चर, ट्रांसफ़र ऑफ इंडियन आर्ट, फोक डांस, फोक म्यूज़िक, उसको आगे लेके जाना है, ठीक है। एंड अवेयरनेस क्रिएट करना है जो प्रॉब्लम्स के वजह से ये खराब हो रहा था, जस्ट लाइक द पोल्यूशन, दस द नीड फॉर प्रिजर्विंग आवर कल्चरल हेरिटेज। देखो जैसे ताजमहल है, ताजमहल का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है ड्यू टू द एसिड रेन की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, तो ये सब एक एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। क्या पॉलिसी इंप्लीकेशंस हैं इसके लिए? जो पॉइंट मार्क्स किया गया उतना लिखेंगे। फर्स्ट है गवर्नमेंट शुड टेक फर्दर स्टेप टू प्रिजर्व, गवर्नमेंट नेसेसरी स्टेप लेगा प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, प्रमोट करने के लिए ट्रेडिशनल कल्चर को। सेकंड, साइड बाय साइड दे शुड ऑल्सो बी एनकरेज टू डेवलप एंड अपॉर्चुनिटी बी प्रोवाइडेड फॉर एजुकेशन एंड साइंटिफिक स्टडी, इसलिए रिसर्च वर्क को आगे बढ़ाया जा रहा है कि ये साइड बाय साइड हमें प्रिजर्व भी करना है कल्चर को, प्लस हम साइंटिफिक स्टडी के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू जो अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं उससे लोगों को और ये करेंगे, अवेयर करेंगे कि इस पर रिसर्च करो, देन और पता चलेगा क्या है। थर्ड, रिलेटेड डिपार्टमेंट्स जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ जैसे हेल्थ एंड रिसोर्स डेवलपमेंट है, या मिनिस्ट्री ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ बजट्स को लेके वर्क करते हैं, तो सारे मिनिस्ट्री एक साथ मिलके क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करके पर्टिकुलर पॉलिसीज़ डेवलप करते हैं इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट 4th नंबर नहीं लिखना है, NGOs के बारे में है तो हमें उतना नहीं चाहिए। 5th है अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज टू सेंसिटाइज मतलब जागरूक करोगे,
सारे लोगों को बताओगे, ठीक है। एंड कंसर्न ऑफिशियल एट द स्टेट एंड स्पेशली एट द लोकल, जो लोकल पॉइंट्स में है, लेवल्स टू अंडरस्टैंड द रेस्पेक्ट द कल्चरल डिफरेंस। अभी बहुत लोग पहले क्या होते थे ना कि कल्चर्स को बचाना ही नहीं चाहते थे। कुछ लोग बोलते हैं कि नॉर्मली वी फाउंड दैट मेनी कल्चर्स आर इन्वॉल्व, जस्ट लाइक हमें जो आगे दिख रहे हैं वही कल्चर्स है। नहीं, दिस आर द डोमिनेट कल्चर्स, बट जो छुप गया है उस कल्चर्स को हमें निकाल के रखना है। तो उसको जो पीछे है उसे आगे लेके आना है, दैट्स द पॉइंट। उसके लिए अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, थ्रू इट may be crucial that in the designated areas customary land owners are prohibited from excessive harvesting of biological resources to protect the biological diversity। अभी बहुत लोग क्या करते हैं, जहाँ पे ना पहले ज़मीन नहीं था, लैंड नहीं था, मतलब उसमें हार्वेस्टिंग नहीं होता था, आज के लोग वहाँ पे भी हार्वेस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो डिफरेंट जो ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, या फिर एनिमल्स वहाँ पे स्टे कर रहे थे, वो धीरे धीरे क्या करेंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो उसको भी प्रोटेक्ट करना कल्चर का ही पार्ट है। लास्ट पॉइंट, लास्ट और 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 8, टू प्रोमोट ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ लिवलीहुड। जैसे हमें और भी अलग ऑल्टरनेटिव भी ढूंढना चाहिए, जीने का सहारा ढूंढना चाहिए। जैसे कि हम प्रोडक्ट्स, लिवलीहुड प्रोडक्ट्स जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट है, जो सर्विसेज इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, हर्ब्स, मेडिसिन एंड कल्चरल हेरिटेज, ट्रेडिशनल हेल्थ बेस्ड टूरिज्म, इको टूरिज्म, ये हैंडीक्राफ्ट, जैसे कि हम लोग घर पे ही बहुत सारे क्या बनाते हैं, ज्वेलरीज बनाते हैं, खाने का सामान बनाते हैं, और घर पे ही मिट्टी का काम करते हैं, स्किल्स ये सब है, उसको एनकरेज करना चाहिए। जैसे खुद से कर सको, अगर किसी चीज़ के ऊपर हम डिपेंडेंट थे तो वहाँ पे कंज्यूम करते करते ख़त्म हो जाएगा, इसलिए सारे लोगों को एक साथ करना है। 9th लास्ट पॉइंट, इंडिजिनस पीपल, मतलब उस एरिया के पीपल जो है, लोग जो है, शुड बी फुल्ली इन्वॉल्व इन एवरी स्टेज ऑफ पॉलिसी। जो भी हमने पॉलिसीज़ को मेक किया है, उस पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग वो हर एक स्टेज में यूज होंगे, इन्वॉल्व होंगे। एंड प्लान्स में भी इन्वॉल्व होंगे रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए, एक इक्वल बैलेंस डेवलपमेंट के लिए उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। दिस द एंड ऑफ सेकेंड यूनिट यहाँ पे आपका ख़त्म होता है। सो आई होप समझ आया हो। मुझे जितना लग रहा है कि वो क्वेश्चन का आंसर आपको और ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा, क्योंकि वो उसको मैंने टाइप कर दिया है, ठीक है। उसका हैंडराइटिंग थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लगा था, तो मैंने टाइप कर दिया। ये बोल रहा है कल्चर एंड एजुकेशन के ऊपर क्या मतलब इफेक्ट आता है या इम्पैक्ट है। एम ऑफ एजुकेशन इन रिलेवेंस टू कल्चर है। द एम ऑफ एजुकेशन आर एज फॉलोज, क्या करता है। देन यहाँ पे पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इससे बेटर है ना जो मैंने आपको और एक नोट्स दिया है उसको कर लेना, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ कल्चर का एक नोट्स दिया है, तो फटाफट अगेन मूव करते हैं। तो इम्पैक्ट ऑफ कल्चर का नोट्स अभी मिला है आप लोगों को, आज ही मिला है, चेक कर लो। जस्ट लाइक मूव, ये देखो लास्ट, इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन, ठीक है। ये वाला आंसर आप लिखेंगे, तब आपका प्रॉपर एक आंसर बन जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चंस भी दे दिया है। क्या मुझे बता दो, स्क्रीन विजिबल है प्रॉपरली? स्क्रीन इज विजिबल? जल्दी जल्दी बोलो, इज इट ओके? यस मैम। थैंक यू। अभी देखो क्वेश्चंस ना 4 वेराइटीज़ में है। एक हमने वहाँ पे पढ़ा, क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चर एंड एजुकेशन, एक क्वेश्चन था। उसके और मैं और एक क्वेश्चन दे रही हूँ, हाउ डज कल्चर इफेक्ट द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। कैसे कल्चर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन को इफेक्ट करता है, ठीक है। मतलब एजुकेशन का एक प्रोसेस है ना, एजुकेशन इज़ अ व्हीकल, तो वो जो मूव कर रहा है कल्चर को ट्रांसमिट, कल्चर को आगे लेके जा रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, कंजर्व कर रहा है, तो उसमें कल्चर का इफेक्ट क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कल्चरल फैक्टर्स अफेक्ट द एजुकेशनल प्रोसेस। सेम है, फैक्टर्स के अकॉर्डिंग बोला गया। नेक्स्ट लास्ट, मैंने बोला था 4 वैरायटी के क्वेश्चन है, सो लास्ट है इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन। तो ये क्वेश्चन मतलब 4 वैरायटी का, और एक मैंने बोल दिया रिलेशनशिप बिटवीन का। सो रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन, तो ये 4 क्वेश्चन का आंसर सेम है, ठीक है, ये सेम है। सो यहाँ पे देखो क्या क्या है वो पहले मैं आपको बता देती हूँ, तो प्रॉपर रहेगा। इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन, इंट्रोडक्शन देंगे। देन अंडरस्टैंडिंग कल्चर, देखो सिंगल लाइन में जो लिखा गया ना, टाइम नहीं मिला था तो प्रॉपरली मैंने अंडरलाइन नहीं किया दूसरे कलर से, तो आप समझ जाओगे। ये अंडरस्टैंडिंग कल्चर मतलब कल्चर का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है, ठीक है। ये बुक से थोड़ा सा डिफरेंट दी हूँ, बुक की का पॉइंट है बट मॉडिफाई कर दिया क्योंकि सारे बच्चे सेम लिख रहे हैं। सो अंडरस्टैंडिंग कल्चर, थोड़ा सा कल्चर का इंट्रो या कंसेप्ट बोल लो। देन इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन, जैसे करिकुलम एंड सब्जेक्ट मैटर।
देन द करिकुलम ऑफ एन एजुकेशन सिस्टम क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, कौन सा वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज दे रहा है। देन ये नेक्स्ट पॉइंट, इन मेनी वेस्टर्न कल्चर्स देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन इंडिविजुअलिज्म एंड पर्सनल अचीवमेंट, और एक नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट टीचिंग मैथड्स यूज करें, सेकंड पॉइंट में आया, जैसे सब्जेक्ट मैटर के बाद टीचिंग मैथड है, टीचिंग मैथड्स के बाद स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। देन नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है एजुकेशनल गोल्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कंक्लूजन, ठीक है, ये कंक्लूजन यहाँ पे एंड हो गया। सो ये 4 वेराइटी का क्वेश्चन है जो शॉर्ट में आ सकता है, क्या आएगा, कंफर्म रहता है, मतलब मॉडिफाई करके देते हैं, बट ये 4 वेराइटीज़ का क्वेश्चन ही आ रहा है, क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ। सो इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन, इंट्रोडक्शन क्या है, कल्चर का इंट्रो देंगे, कल्चर इज लाइक ए कलरफुल थ्रेड, ठीक है, कलरफुल थ्रेड है, वोवन इनटू द फैब्रिक ऑफ आवर लाइफ। फैब्रिक कौन से हैं, हमारे लाइफ हैं उसके फैब्रिक्स, इतने पर्सन्स हैं, जितना पॉपुलेशन है उतने फैब्रिक्स हैं, डिफरेंट कलरफुल फैब्रिक्स हैं। किसी को हैप्पी रहना पसंद है तो किसी को अलोन रहना पसंद है, किसी को सैड रहना पसंद है, किसी को यूनाइट में रहना पसंद है, किसी को बहुत ज़्यादा बात करना पसंद है। तो देखो वेराइटीज़ ऑफ पर्सन्स आर देयर, तो डाइवर्सिफाइड जो पर्सन है इसको फैब्रिक्स हमने काउंट किया, कलरफुल थ्रेड बनाना है, सो सबको मिक्स करके हमने कल्चर बनाया। ये क्या करता है ना, इट सेप्स आवर बिलीव, हमारे बिलीव को एक सेपिंग देता है, वैल्यूज़ को, ट्रेडिशंस को, एंड हाउ वी सी द वर्ल्ड, कैसे हम इस दुनिया को देखते हैं। एजुकेशन ऑन द अदर हैंड इज़ द की टू नॉलेज, एजुकेशन एक चाबी है जिसको हम, मतलब एक ताला है जिसको ओपन करते हैं एजुकेशन के थ्रू, चाबी, उस डोर को ओपन करके हमें नॉलेज मिलता है, ग्रोथ मिलता है, अंडरस्टैंडिंग मिलता है। When we explore how culture influence the process of education, जब हम एक्सप्लोर करते हैं कि कल्चर कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है प्रोसेस ऑफ एजुकेशन को, सो वी अनकवर, जैसे ना सोच लो कि एक बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर गिफ्ट रैप है, सो गिफ्ट रैप को ओपन करते हो तो बॉक्स में क्या है देखने के लिए, तो वही अनकवर कर लिया। अनकवर ये फैसिनेटिंग कनेक्शन, जो एक अच्छा कनेक्शन है बिटवीन द लर्न एंड सोसाइटीज वी कम फ्रॉम, ये कम फ्रॉम होना चाहिए, पी नहीं होगा, कम फ्रॉम, मतलब हम जहाँ से सीख रहे हैं और जिस सोसाइटी से हम आए हैं। एजुकेशन इज़ नॉट ए वन साइज फिट्स ऑल कंसेप्ट, देखो ये कंसेप्ट भी बहुत ही वैल्यूएबल है बीएड बच्चों के लिए। वन साइज फिट्स ऑल, हमारे 5 उंगली अलग हैं, अलग साइज शेप के हैं, सो हम कैसे इक्वल हो जाएंगे, क्या एक ही कंसेप्ट हम सारे लोगों को इक्वली फिट कर लेगा, नहीं। सो वन साइज फिट्स ऑल कंसेप्ट में हम नहीं आते हैं, और ना ही एजुकेशन हमें वहाँ पे फिट करवा सकता है। ये हमें क्या कर सकता है ना, कल्चरल पॉइंट से ही इसको लिया गया है और हमें मॉडिफाई कर सकता है। फ्रॉम द वे वी परसीव, जिस वे से हम सक्सेस को पाना चाहते हैं तो उसी वे से हम रिसीव करेंगे कोई चीज़ों को। सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देंगे कि ये सब्जेक्ट का वैल्यू बहुत है, कल्चर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजुकेशन को शेपिंग प्रोवाइड करने के लिए। अगर मैं बोलूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन आया तो ये ना एक ऐसे टाइप क्वेश्चन है, इसलिए लिखा गया इन दिस ऐसे वी विल डेवलप, टाइपिंग एरर इतना की हूँ मैं, वी विल डेवलप how culture affects the educational process. So we will examine how it influences the curriculum, teaching method, student teacher relationship and educational goals. आपको अगर एजुकेशनल गोल्स बोला जाए वो एम्स हैं, वो नीड्स हैं या फिर इम्पोर्टेंस है, ठीक है। सो कल्चर का अगर किसी ने बोल दिया कि कल्चर एंड एजुकेशन का रिलेशनशिप क्या है, यही क्वेश्चन का आंसर होगा। सो अब ना ये अंडरस्टैंड करना है कि कल्चर क्या है। कल्चर इज़ अ कलेक्शन ऑफ बिलीव, कल्चर में बहुत सारे बिलीव, कस्टम, प्रैक्टिसेस, वैल्यूज़, बहुत कुछ है, क्योंकि बहुत ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं एंड ये ग्रुप ऑफ पर्सन बहुत सारी चीज़ों को लेके चलते हैं, ठीक है। इट एनकम्पसेस दैट द वे वी ड्रेस, जैसे हम कपड़े पहनते हैं, हम लैंग्वेज बोलते हैं, वी स्पीक, हम लोग बातचीत करते हैं, फूड जो हम खाते हैं, इवन हाउ वी सेलिब्रेट स्पेशल ओकेजन्स, जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स को। एवरी कल्चर इज़ यूनिक, सारे कल्चर्स यूनिक हैं, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना एम, अपना जो थिंग्स हैं परफॉर्म करने का, रिचुअल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करना है हमें वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन को। क्यों? कम्युनिटी को शेपिंग प्रोवाइड करने के लिए, कल्चर को शेपिंग करने के लिए। कल्चर इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू जियोग्राफिकल रीजन, कल्चर ना एक लिमिटेड नहीं है, मतलब कल्चर को आप बांध नहीं रख सकते, बांध के रख लोगे बोलो कि हमारा कल्चर है हम प्रोटेक्ट करेंगे, नहीं। अगर आप एक कल्चर को हो एंड आप दूसरे जगह पे जाके स्टे कर रहे हो फॉर द सेक ऑफ एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन और फॉर अर्निंग और वोकेशनल ग्रोथ, सो यू ऑल्सो स्प्रेड योर कल्चर देयर, क्योंकि आप वहाँ पे पूजा पाठ करोगे, बातचीत करोगे, तो ऑब्वियसली वो कल्चर स्प्रेड हो गया। सो ये कल्चर है कि जो पूरे बोल सकते हो ना, जितना बड़ा आसमान है वैसा ही कल्चर बिखरा हुआ रहता है। सो इट कैन बी टाइड टू रिलीजियन,
रिलीजन, एथनिसिटी, रेस, इवन सब कल्चर्स विद इन अ लार्ज सोसाइटी। तो एक बड़े सोसाइटी के अंदर बहुत सारे सब कल्चर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा ग्रो कर रहा है न्यूयॉर्क सिटी में, विल हैव ए डिफरेंट कल्चर एक्सपीरियंस कंपेयर टू ए चाइल्ड रेज्ड इन द रूरल विलेज इन इंडिया। ऑब्वियस है ना, ये जानते हैं हम लोग। वहाँ का एक न्यूयॉर्क सिटी का एक बच्चा है जो वहाँ पे बड़ा हुआ, बॉर्न हुआ, ब्रॉटअप हुआ, जो भी उसका जीने का लाइफस्टाइल है सब कुछ वहाँ का हुआ। अभी वो बोलेगा कि इंडिया के लोग से मैं डिफरेंट नहीं हूँ, तो ऑब्वियस ऐसा पॉइंट हो नहीं सकता। क्या पॉइंट है कि वहाँ के जो बच्चे हैं और यहाँ के जो बच्चे हैं वो उनका लाइफस्टाइल अलग है, उनका कल्चर अलग है। हर एक कल्चर का अपना वैल्यूज़ अलग है, ट्रेडिशंस अलग है, कपड़े पहनने का स्टाइल अलग है, बोलने का स्टाइल अलग है। इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन, नेक्स्ट हेडिंग करिकुलम एंड सब्जेक्ट मैटर को लेके देखते हैं। सो करिकुलम ऑफ एन एजुकेशनल सिस्टम इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द वैल्यूज़। देखो, करिकुलम ऐसा चीज़ है ना, अगर आपका एजुकेशन एक बुक है तो बुक का अगर प्रीफेस होता है कि एक बुक के अंदर क्या क्या है, तो वो करिकुलम है। करिकुलम एकेडमिक कैलेंडर, करिकुलम एग्जामिनेशन रूल, स्टैंडर्ड्स, आपका इवालुएशन, असेसमेंट, टीचिंग मैथड, सबको लेके बना है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ सब लेके बना है। सो इसलिए बोला गया कि डिफरेंट कल्चर्स प्लेस वेराइंग डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस। अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखो तो वेराइटीज़ है। साइंस, लिटरेचर, हिस्ट्री, आर्ट, सबका अपना अपना वैल्यू है। उस पॉइंट का खुद का ही एन्जॉयमेंट होता है, उसे हम लर्न करते हैं। जैसे कि हम कुछ जगह पे फाइन आर्ट सीख रहे हैं तो कुछ जगह पे लिबरल आर्ट सीख रहे हैं, तो दोनों का डिफरेंसेस हैं। आर्ट्स के थ्रू बहुत सारी जगह की कल्चर के बारे में हम जानते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में प्रेजेंट है ताजमहल, कुतुब मीनार, और डिफरेंट टाइप ऑफ और भी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ पीस, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस अकॉर्डिंग सोच लो कि ये सब डिपिक्ट कुछ और कर रहा है। जैसे आप बोलोगे न्यूयॉर्क सिटी में अलग कुछ पॉइंट्स हैं, अलग स्टैचूज़ हैं, तो वो कुछ अलग दे रहा है। तो उस अकॉर्डिंग डिफरेंस आर्ट, डिफरेंस पॉइंट, डिफरेंट वैल्यूज़, डिफरेंस आइडियाज़। तो इन मेनी वेस्टर्न कल्चर देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग फोकस। किस पे फोकस है? इंडिविजुअलिज्म एंड पर्सनल अचीवमेंट। तो वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा फोकस किया जाता है कि लोग अपने अपने इंडिविजुअलिज्म को पहचाने, अपना भी ग्रोथ हो, पर्सनल अचीवमेंट भी हो। एंड वही चीज़ आपके एजुकेशन सिस्टम में भी वहाँ पे फॉलो अप किया जाता है। कंपटीशन उसी लेवल में होते हैं, इंडिविजुअल टैलेंट्स को निकाला जाता है। एंड ईस्टर्न कल्चर्स में ज़्यादा प्रायोरिटाइज किसको करते हैं? कलेक्टिविज्म में, मतलब ग्रुप लर्निंग में, जो कि है इंडिया में पढ़ाई होता है। ग्रुप अचीवमेंट्स में, हारमोनी में, बैलेंस में। टीचिंग मैथड्स में क्या है? कल्चर इन्फ्लुएंस टीचिंग मैथड्स एम्प्लॉयड इन द क्लासरूम, जो क्लासरूम में हम लोग पढ़ाते हैं। टीचिंग स्टाइल्स कैन रेंज फ्रॉम टीचर सेंटर्ड टू स्टूडेंट सेंटर्ड, ये समझाया था। टीचर सेंटर्ड दैट मीन्स एंशिएंट पीरियड में जो हो रहा था। स्टूडेंट सेंटर्ड अभी चाइल्ड सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड है, जो बच्चों के लिए होता है। टीचर अल्टीमेटली एक ऑथोरिटी पर्सन है जो हर एक इन्फॉर्मेशन को बच्चों को देते हैं, और बच्चे यहाँ पे पैसिवली हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, तो ये टीचर सेंटर्ड है। अगर मैं बोलूँ चाइल्ड सेंटर, तो बच्चे खुद से एक्सप्लोर करेंगे, ह्यूरिस्टिक डेवलपमेंट होगा, बच्चे बहुत सारे चीज़ों को इंट्यूटिव लर्निंग करेंगे जिसमें बच्चों का एक्सप्लोरेशन कैपेसिटी डेवलप्ड होगा। वो डिफरेंट कल्चर्स को हाईली जब आप वैल्यूड देते हो तभी पॉसिबल है। देखो, इन कल्चर दैट एम्फसाइजेस रोट मेमोराइजेशन, जहाँ पे रोट मेमोराइजेशन होता है, स्टूडेंट में भी एनकरेज टू लर्न बाय रिपीटेशन। रोट मेमोराइजेशन में क्या होता है ना, इस टाइप के कल्चर में बोला गया कि बच्चे रिपीटेशन से रट्टा मार के पढ़ेंगे, मिमिक्री करते हुए पढ़ेंगे। इन अदर कल्चर और बोला गया क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को यूज़ करना इंपॉर्टेंट है। ऐसे पॉइंट्स को लेके बने। स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप कैसा होगा ना, द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर इज डीपली अफेक्टेड बाय द कल्चर। ऑब्वियस है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रेस्पेक्ट फॉर ऑथोरिटी फिगर। ऑथोरिटी फिगर कौन है? टीचर है या फिर हेडमास्टर, हेड प्रिंसिपल, जो भी रहेंगे। स्टूडेंट उनको क्या करेंगे? ग्रीट करेंगे, ऑलवेज रिस्पेक्ट देंगे। स्टूडेंट में बी एक्सपेक्टेड टू शो डिफरेंस टू देयर एजुकेटर्स। अभी क्या होता है ना, जो बच्चे अपने एक एजुकेटर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो उनके लिए उनका लव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, और जिनको वो कम पसंद करते हैं तो उनके लिए वो कुछ शो नहीं करते, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। समहाउ हम एजुकेशन को बहुत सारे वेराइटीज़ में भी ले सकते हैं, जस्ट लाइक हम फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल में भी ले सकते हैं। सो अब चलते हैं कि आगे कि कैसे पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर मैं बोलूँ कि रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स में इंटरैक्ट ऑन ए मोर इक्वल फुटिंग कल्चर, अगर कल्चर्स के अकॉर्डिंग चल रहा है या कल्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में चल रहा है, तो कम्युनिकेशन स्टाइल इज इंपॉर्टेंट बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर। कुछ टीचर होंगे तो ऑलवेज दे यूज सिंगल लैंग्वेज इन द क्लासरूम, but somehow the students are not able to understand their language. So teacher can use the many language in the classroom to deliver their points to the student. तो इससे क्या होगा कि बच्चों को समझ आएगा।
बच्चों को पॉइंट ऑफ व्यू आपके पता चलेंगे, बच्चे क्वेश्चनिंग करने में जो डर रहे थे वो ओपन क्वेश्चनिंग करेंगे, डिबेट करेंगे क्लासरूम में, बच्चों का मतलब हम एनकरेज करेंगे कि वो आगे बढ़े। इसका मतलब ये नहीं है कि डिसरेस्पेक्ट करेंगे हम टीचर्स को, टीचर्स के रोल को। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टीचर एक मतलब नॉलेज डिलीवरिंग पर्सन है, और इनको बोलते हैं डिसेमिनेटर ऑफ नॉलेज, व्हाइल अदर्स द टीचर सर्व एज ए मेंटर एंड गाइड। कुछ जगह पे नॉलेज देने वाले हैं और कुछ जगह पे ये मेंटर एंड गाइड का भी रोल प्ले करते हैं। एजुकेशनल गोल क्या है? कल्चरल वैल्यूज़ एजुकेशन के थ्रू ट्रांसमिट होता है, तो मेन एजुकेशनल गोल में से एक है। एंड सम कल्चर्स, पता है सम कल्चर्स, in some cultures success is primarily measured by academic achievement, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज लेना, ज्ञान संग्रह करना, उसी ज्ञान से आगे बढ़ना, अचीवमेंट लेना। कुछ में और भी है कि प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों को सीखना, जैसे स्किल लर्न करना, वोकेशनल एजुकेशन, हार्मोनी बैलेंस करना, मोरल वैल्यूज डेवलप्ड होना, एथिकल डेवलपमेंट होना, ये पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल सम कल्चर में प्लेस ए स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस ऑन अचीविंग हाई ग्रेड्स। कुछ कल्चर बोलता है तुम्हारे बच्चों को हाई ग्रेड्स पाना चाहिए, कुछ बोलता है मतलब ऑनरिंग पॉइंट्स तो होगा, सक्सेसफुल होना है, बट उसके साथ तुम स्किल्स भी सीखो, डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स सीखो, जस्ट लाइक कारपेंट्री, फार्मिंग, आर्टिस्टिक टैलेंट, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। सो एजुकेशन डायरेक्टली कल्चर्स के साथ लिंक्ड अप है, प्रायोरिटी भी देता है, वैल्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है। तो कंक्लूजन हम क्या लिखे ना, इन कंक्लूजन कल्चर हैज़ ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ये जो कंक्लूजन दे रही हूँ, ये कंक्लूजन आप चाहो तो यूनिट 2 के कोई भी क्वेश्चन में ऐड कर सकते हो, ऐसा कंक्लूजन है। कल्चर एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट है ऑन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, इट्स ए करिकुलम, टीचिंग मेथड, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप एंड एजुकेशन गोल। अंडरस्टैंडिंग हाउ कल्चर इन्फ्लुएंसेस एजुकेशन इज क्रूशियल फॉर एजुकेटर्स एंड पॉलिसी मेकर। सो ये बोला गया कि हम अगर समझना चाहते हैं कि कैसे कल्चर इन्फ्लुएंस करता है एजुकेशन को, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है एजुकेटर्स के लिए एंड पॉलिसी मेकर्स के लिए एंड स्टूडेंट्स ए लाइक। रिकॉग्नाइजिंग एंड रेस्पेक्टिंग कल्चरल डाइवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट है। कल्चर में जितने वेराइटीज़ हैं उसको रेस्पेक्ट करना, उसको इन एजुकेशन एंड प्लस उसको एक क्रिएटिंग इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ पे सारे बच्चे इक्वल हैं और एक साथ पढ़ सकते हैं। कल्चरली सेंसिटिव, रेस्पॉन्सिव एंड इट नॉट ओनली रेस्पेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ द स्टूडेंट बट ऑल्सो हेल्प्स ब्रीज कल्चरल गैप्स। मतलब देखो, कल्चरल जो गैप्स रह गए थे, जो लैग रह गए थे, उसको भी ये रिमूव करने के लिए हेल्प करता है। फोस्टरिंग ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों में अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता है, कोऑपरेशन कैपेसिटी बढ़ता है। एजुकेशन शुड बी ए ब्रीज दैट कनेक्ट्स डिफरेंट कल्चर्स। एजुकेशन एक ब्रीज है, ब्रीज होना चाहिए जो डिफरेंट कल्चर्स को कनेक्ट करता है, और हमें क्या देता है ना, हमारे लिए ये पॉइंट ओपन करता है जिससे हम लर्निंग कर सके। एंड फ्रॉम वन अनदर एम्ब्रेसिंग द रिचनेस दैट कल्चर डाइवर्सिटी ब्रिंग टू द एजुकेशनल एक्सपीरियंस। मतलब कल्चर अगर डाइवर्सिफाइड है तो डिफरेंट एक्सपीरियंस हम एजुकेशन के थ्रू बच्चों तक पहुंचा सकेंगे। सो एजुकेशन एक व्हीकल है, कल्चर्स बहुत सारे डाइवर्सिफाइड है एंड उसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन बच्चों को पहुंचाते हैं। सो ये जो इन्फॉर्मेशन हम बच्चों को पहुंचा रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन से बच्चों का डेवलपमेंट होगा, वो कल्चरल वैल्यूज़ को सीखेंगे, कल्चरल गैप रिमूव होगा, डिफेक्टिव जो पॉइंट्स है कल्चर का वो रिमूव होगा, प्लस कल्चर्स को हम ट्रांसफ़र एंड प्रोटेक्ट कर सकेंगे थ्रू एजुकेशन। सो अल्टीमेटली दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है और दोनों रिलेटेबल है।